चल बना ले। ठीक, आज जेंडर के बारे में हम लोग देखेंगे कि जेंडर की अवधारणा है क्या। सबसे पहले जेंडर शब्द को हम समझ लेते हैं कि जेंडर शब्द क्या है। आखिर एक तरीके से आप इसको लिंग या सेक्स के संग जोड़ेंगे या दोनों को एक ही शब्द मानेंगे, तो ये दोनों एक ही शब्द नहीं है, इनमें अंतर है। ठीक, तो जेंडर पहले हम देखते हैं। जेंडर की अवधारणा को समझने से पहले आवश्यक है कि जेंडर शब्द को समझा जाए। जेंडर शब्द प्रायः समाज में जैविक रूप से भिन्न स्त्री, पुरुष, उभयलिंगी और अन्य लिंगों का सामाजिक संबोधन है। ठीक, इन सबको हम क्या कह रहे हैं? जेंडर। जेंडर से संबंधित अवधारणा से तात्पर्य एक व्यक्ति के जैविक लिंग, स्त्री पुरुष, ठीक, जैविक लिंग मतलब स्त्री पुरुष दोनों चीजें हैं उसमें, और समाज में उसकी लैंगिक अस्मिता यानी जेंडर आइडेंटिटी के बोधन के बीच जटिल संबंधों से है। एक व्यक्ति के व्यवहारों का प्रस्तुतिकरण उसके द्वारा निभाई जाने वाली लैंगिक भूमिकाओं से जुड़ा होता है। या सिंपल सा हम कहेंगे कि जेंडर सीधा सीधा क्या है? जेंडर होता है सामाजिक रूप से, ठीक, सामाजिक रूप से भेदभाव को दर्शाता है स्त्री और पुरुष के बीच। जेंडर जो है, जेंडर शब्द स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक सांस्कृतिक भेदभाव को दर्शाता है। ठीक, क्योंकि ये जो जेंडर वर्ड निकल कर आया है, ये प्राकृतिक वर्ड नहीं है, ये बनाया गया वर्ड है, आर्टिफिशियल या कृत्रिम वर्ड है, इसको लोगों ने बनाया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जेंडर का यूज हम कब करते हैं? जब हम देखते हैं कि समाज में स्त्री और पुरुषों को लेकर या स्त्री पुरुषों के कामों को लेकर कितनी सारी आपको विभिन्नताएं या असमानताएं देखने को मिलती हैं। उसी के लिए जेंडर की अवधारणा आई, उसी के लिए जेंडर वर्ड का यूज आया या हुआ। अब जेंडर समझ लिए कि जेंडर शब्द क्या है। कि जेंडर स्त्री और पुरुषों के बीच सामाजिक भेदभाव को दर्शाता है। अब हम देखेंगे सेक्स यानी लिंग। सेक्स एक जैविकीय अवधारणा है, ठीक, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। इसका तात्पर्य पुरुषों या स्त्रियों के जैविक विभाजन से है। यहाँ तक कि संसार में सभी जीवितों को, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीवित ऑर्गेनिज्म, जीव होते हैं जो, उनके जैविकीय आधार पर उनको दो वर्गों नर तथा मादा में बांटा गया है। देखिए, सेक्स का डिटर्मिनेशन जो है वो सिर्फ हम इंसानों के लिए नहीं है, ये जानवरों में भी आपको देखने मिलता है, पेड़ पौधों में भी आपको देखने को मिलता है। तो जितनी भी हमारे जगत के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो मानव हों, जीव जंतु हों या पेड़ पौधे हों, सभी में दो रूप आपको सभी जगह पर मिलते हैं। ठीक, जीवों के दो रूप आपको सभी जगह पर मिलते हैं। एक हो जाएगा आपका फीमेल और एक हो जाएगा मेल। सेक्स शब्द का प्रयोग महिलाओं एवं पुरुषों में जैविक भिन्नता दर्शाने के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए, ये जो वर्ड है इसका सिर्फ यूज किस लिए है? एक बायोलॉजिकल या जैविकीय अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए हम सेक्स वर्ड का यूज करते हैं, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। कि जो बच्चा जन्म लिया, अब या तो सीधा सीधा उसको हम क्या बोलते हैं, पहले जब होता है तो क्या कहते हैं कि क्या हुआ, तो बॉय या गर्ल। तो एक सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया ना वहां बच्चे का कि वो बॉय है या गर्ल है। ठीक, तो ये सिर्फ सेक्स जो वर्ड है वहां वो हम सिर्फ जैविकीय आधार पर भिन्नता दर्शाने के लिए इस शब्द का उपयोग करेंगे, सिर्फ जैविकीय भिन्नता दर्शाने के लिए। सेक्स शब्द से
कोई भी प्रकार की सामाजिक भिन्नता आपको देखने को अभी नहीं मिलेगी। ये सिर्फ बायोलॉजिकल भिन्नता प्रदर्शित करने के लिए हम इस शब्द का उपयोग करते हैं। जेंडर विभाजन का आधार सेक्स ही है, यानी कि जो जेंडर विभेद अभी हम पढ़ेंगे आगे, जेंडर समानता, जेंडर असमानता, तो ये जेंडर वर्ड आया कहाँ से? इसका जन्मदाता सेक्स वर्ड ही है। पर सेक्स वर्ड ने या लिंग वर्ड ने ये नहीं कहा था कि आप लोगों को सामाजिक रूप से भी उनमें भेदभाव करना शुरू कर दो लड़का और लड़की को लेकर। नहीं, ये तो सिर्फ था कि हाँ, बायोलॉजिकल रूप से एक बच्चा जो पैदा हुआ वो बायोलॉजिकल रूप से या तो बॉय होगा या गर्ल होगा, पर भेदभाव की बात अभी हम इस शब्द के लिए नहीं करेंगे। ठीक, सेक्स के आधार पर कुछ कार्यों में विभाजन अनिवार्य है। जैसे अब देख लेते हैं कि आखिर इसमें होता क्या है। अंतर देखेंगे दोनों वर्ड्स में कि सेक्स जैविकीय या शारीरिक है, यानी ऐसा अंतर जो औरत या आदमी के जननांगों यानी जेनेटिक्स या जेनिटियल ऑर्गन्स जो होते हैं उनमें होता है और उससे जुड़े प्रजनन कार्यों में साथ दिखाई देता है। ठीक, और उसके बाद जेंडर। जेंडर क्या है? एक सामाजिक सांस्कृतिक टर्म है। इसका संबंध स्त्री और पुरुषों के क्वालिटीज, व्यवहार के तरीकों और भूमिकाओं आदि से होता है। ठीक, जान लीजिए कि एक जो सेक्स वर्ड है उसका यूज किस लिए कर रहे हैं हम? ये सिर्फ आपकी बॉडी या बायोलॉजी को आपको बताता है, आपकी शरीर की फिजिकी को बता रहा है। और जो जेंडर वर्ड है वो आपका पूरा सोशल और कल्चर दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करता है, और इसमें जो आपकी पुरुष और स्त्रियों को लेकर दोनों चीजों को लेकर जो आपकी समाज में भूमिका होती है उसको दर्शाता है। फिर जो सेक्स वर्ड है वो प्रकृति की देन है और जो जेंडर है वो सामाजिक सांस्कृतिक है तथा मनुष्य का बनाया हुआ शब्द है। सेक्स वर्ड यानी स्थायी वर्ड है, स्थायी शब्द है, ये स्थायी चीज है। हर समय व जगह के अनुसार इसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब कहने का ये है कि स्त्री पुरुष भारत में भी होते हैं और फॉरेन्स में भी होते हैं, है ना। जनजातियों में भी स्त्री पुरुष ही देखने को मिलेंगे। ठीक, अलग अलग उनकी रंग रूप होंगे, पर शारीरिक की जो स्त्री की है वो यहाँ पे भी भारत में भी वैसी ही होगी जो दूसरे देशों में होगी स्त्री की फिजिकी, है ना, शारीरिक संरचना जिसको कहेंगे। जेंडर परिवर्तनशील है। देखिए, सेक्स को आप चेंज तो नहीं कर सकते, आर्टिफिशियल रूप से आप चेंज होने लगे हैं, लड़का लड़की बन जाता है, लड़की लड़का बन जाती है, पर नेचुरल रूप से आप इसको चेंज नहीं कर सकते। जो जिसका सेक्स है वो उसी सेक्स के आधार पर अपना जीवन जीता है। लड़का है तो लड़की की तरह, लड़की है तो लड़की की तरह, या ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर की तरह। उसके बाद जो जेंडर शब्द है वो कैसा है? वो परिवर्तनशील है। यह समय के साथ, संस्कृति के साथ, यहाँ तक कि एक परिवार से दूसरे परिवार में भी बदल सकता है। सेक्स को बदला नहीं जा सकता, जेंडर को बदला जा सकता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, आपको समझ में आया होगा कि सेक्स टर्म क्या है और जेंडर टर्म क्या है। ठीक है, ये जो सेक्स वर्ड है वो बायोलॉजिकल टर्म होता है। उसका इसका यूज सिर्फ हम इसलिए करते हैं, ये बताने के लिए करते हैं कि एक बच्चा बच्चा है सिर्फ, अभी वो मेल फीमेल नहीं है, पर जब हम उसको मेल और फीमेल से डिनोट करने लगते हैं तो एक इसका सेक्स डिटरमिनेशन हमने वहां पर कर दिया। पर जेंडर की अवधारणा सिंपल है कि इसमें हम स्त्री और पुरुषों का विभाजन या उनके बीच में अंतर उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका के आधार पर करते हैं। अब इसमें आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है आपको सिलेबस में। ये तो हो गई जेंडर की अवधारणा, जेंडर और सेक्स में अंतर। ठीक, उसके बाद है आपका पितृसत्तात्मक व नारीवाद के संदर्भ में जेंडर की व्याख्या करना। ठीक, कि जेंडर मतलब कि अब हम देखेंगे कि जो लिंग है या लिंग विभेद है, कह लीजिए जेंडर डिफरेंसेस हैं, वो अब आपको कैसे देखने को मिलते हैं उसकी चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है पितृसत्ता, पितृसत्ता आखिर वर्ड है क्या? इसका शाब्दिक अर्थ होता है पिता या कुलपति।
या परिवार का कोई भी मेल सदस्य जिसका कि परिवार पर शासन चलता है या जिसके ऑर्डर्स को हम फॉलो करते हैं, सभी फैमिली मेंबर्स फॉलो करते हैं। ओके, इसमें क्या होगा कि जो भी बच्चे हैं वो क्या करेंगे, जन्म ले रहे हैं जब, तब उसमें आप देखिए कि पितृसत्तात्मक जब फैमिली है, तो अब वहां पर मान लीजिए लड़की का जन्म होता है तो उसकी खुशियां नहीं मनाई जाती हैं, और वहीं अगर एक बॉय का जन्म होता है, लड़के का जन्म होता है, तब उसकी खुशियां मनाई जाती हैं। तो ये क्या हो गया, पितृसत्तात्मक फैमिली के धीरे धीरे भी और भी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सिंपल देख लेते हैं कि इस शब्द का इस्तेमाल एक खास तरह के पुरुष प्रधान परिवार के लिए किया जाता है। इस परिवार में, या अभी भी किया जाता है, अभी भी हमारे अ, अ, समाज में पितृसत्तात्मक परिवार आपको देखने को मिलेंगे। अभी भी ये ट्रेंड फॉलो होता है, ये खत्म नहीं हुआ है। इस परिवार में इस जो मेल सदस्य होते हैं या बुजुर्ग मेल सदस्य जो होते हैं, उनकी ही सभी बातें मानी जाती हैं, वो जो कहते हैं वही काम होता है। और उनका जो शासन होता है वो किन किन पर होता है, जो घर की औरतें हैं, छोटे बच्चे हैं, छोटे लड़के हैं, घरेलू नौकर हैं, सभी पर उनका शासन होता है, यानी इन सभी लोगों को उनकी बातों को फॉलो करना होता है। आजकल इस शब्द का इस्तेमाल आम तौर पर पुरुष सत्ता दर्शाने या उन शक्ति संबंधों को बताने के लिए किया जाता है जिनमें मर्द औरतों को निचले दर्जे पर रखते हैं। ठीक, मतलब अभी सिंपल से सेंस अगर हम कहें तो पितृसत्ता क्या है, इसमें सिर्फ पुरुष का वर्चस्व होता है, महिलाओं को नीचे दर्जे पर रखा जाता है, एक लाइन में। उसके बाद ये देखेंगे हम कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था जो है वो किस प्रकार से पहचान बनाने में, चाहे वो लड़का की हो चाहे लड़की की हो, किस प्रकार से सहायक होती है पितृसत्तात्मक व्यवस्था। सामाजिक संगठनों के साथ अंतःक्रिया और पहचान बनाने में किस प्रकार से सहायक होती है। तो मतलब पितृसत्तात्मक व्यवस्था जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है, या जो पेरेंट्स में भी जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो जो ट्रेंड चलाते हैं फैमिली में, वो देखिए उसके कुछ अच्छाइयां भी होती हैं और कुछ बुराइयां भी होती हैं उस ट्रेंड की। तो वैसे ही है कि इस व्यवस्था से परिवार के लोगों को, या परिवार के साथ सामाजिक संबंधों के साथ कितना फायदा होता है इस व्यवस्था से, उसको पहले देखेंगे। कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था की एक विशेषता है कि इसके द्वारा स्त्रियां आर्थिक उत्तरदायित्वों के बोझ से मुक्त होती हैं और स्वतंत्रता का अनुभव करती हैं। एक नॉर्मल से ये आजकल की क्या, पुराने समय से लेके अभी तक ये धारणा होती है कि इस जो ये व्यवस्था होती है, इस व्यवस्था में स्त्रियों के ऊपर कोई आर्थिक काम करने का बोझ नहीं होता है, मतलब उनको कमाने या नौकरी करने की कोई उत्तरदायित्व उन पर नहीं डाला जाता है, वो मुक्त होती हैं। और वो कई महिलाएं ऐसी भी हैं जिनको नौकरी करना, है ना, या अपने घर से बाहर जाना या बाहरी कामकाज करना उन्हें अच्छा भी नहीं लगता है, उनको घरेलू कामकाज ही करना अच्छा होता है, अपने घरेलू दायित्व की जिम्मेदारी निभाना ही उन्हें अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से क्या है कि जो महिलाएं हैं वो इकोनॉमिकल रूप से अपने आप को स्वतंत्र अनुभव करती हैं कि हाँ, मुझे कमाने या पैसे कमाने इसकी कोई टेंशन नहीं है। एक तो ये फायदा हो गया स्त्रियों के लिए। पितृसत्तात्मक के कारण पुत्रों को जल्दी ही आर्थिक जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु तैयार किया जाता है। वहीं स्त्रियां इससे अलग होकर सामाजिक क्रियाओं में निर्बाध रूप से भाग लेती हैं। मतलब कि इस वाली व्यवस्था में क्या हो रहा है, पुत्र को जल्दी ही जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं कि आपको नौकरी करना है, आपको पैसे कमाकर घर में लाना है। ठीक, वहीं जो स्त्रियां हैं इससे अलग होकर सामाजिक क्रियाओं में निर्बाध रूप से भाग लेती हैं, मतलब वो समाज का हिस्सा होती हैं, परिवार का हिस्सा होती हैं, और उन पर अपने परिवार को पालने की, पालन पोषण करने की, भरण पोषण करने की जिम्मेदारी होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि इस व्यवस्था में बालिकाओं के समस्त प्रकार की आवश्यकताओं और उत्तरदायित्वों का निर्वहन पिता
पति, भाई या पुत्र द्वारा किया जाता है, ठीक, जिससे उन पर अनावश्यक दबाव नहीं होता है और आर्थिक सुरक्षा के कारण वे समाज के संगठनों के साथ अंतःक्रिया स्थापित कर अपनी पहचान बनाने का कार्य संपन्न कर सकती है। ठीक है, मतलब कि इस व्यवस्था में क्या हो रहा है कि जैसे कि लड़की को कमाने की जरूरत नहीं है, उसकी जो भी जरूरतें होती हैं वो पिता, पति या भाई, पुत्र, जो भी मतलब उसका मेल गार्जियन है उसके द्वारा उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया जाता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में बालिकाओं और स्त्रियों को सामाजिक, शारीरिक से बढ़कर मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, ठीक, जो उनके सामाजिक विकास अथवा अंतःक्रिया हेतु आवश्यक है। मतलब सोशली और फिजिकली दोनों रूप से इस व्यवस्था में जो हमारी लड़कियां होती हैं या घर की महिलाएं होती हैं, उन्हें सामाजिक और शारीरिक दोनों, मनोवैज्ञानिक तीनों प्रकार की सुरक्षा जो घर के मेल पर्सन है उनके द्वारा प्रदान की जाती है इस व्यवस्था में। फिर इस प्रकार ये तो होगा उसकी अच्छी खूबियां हो गई कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था की क्या क्या खूबियां हैं, कि इस व्यवस्था में जनरली देखिए तो लड़कियों को हर जो बाहर की घरेलू सॉरी बाहर के जो कामकाज है, बाहर के जो दायित्व हैं उनसे मुक्त रखा गया है, उनके ऊपर बाहरी जिम्मेदारियां नहीं है। फिर इसमें एक चीज और क्या हो जाएगी कि इस प्रकार पितृसत्तात्मक व्यवस्था में सामाजिक पहचान और अंतःक्रिया की स्थापना में जहाँ ये सारी चीजें सहायक भी हैं, तो वहीं यह प्रक्रिया कुछ अवरोध यानी बाधाएं भी उत्पन्न करती है। कैसे करती है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्त्रियों के अन्य सामाजिक संगठनों के साथ अंतःक्रिया की स्थापना में और पृथक पहचान के निर्माण में बाधक है, क्योंकि इस व्यवस्था में किसकी प्रधानता है? पुरुषों की प्रधानता है। कहने का सेंस कि इस व्यवस्था में स्त्रियां जो होती हैं वो समाज में या परिवार में अपनी अलग पहचान नहीं बना पाती है, और पहचान बनाना भी अगर वो चाहती हैं तो उसके लिए उन्हें अपने जो उनके मेल गार्जियन होते हैं उनकी सोच के साथ उन्हें संघर्ष करना होता है। फिर पुरुषों की प्रधानता के कारण या आर्थिक विषयों पर उनका नियंत्रण होने के कारण स्त्रियां अपनी रुचि के अनुसार ना तो निर्णय ले पाती हैं और ना ही आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाती हैं। सिंपल सिंपल से पॉइंट है कि पुरुष प्रधान अगर परिवार है तो वहां पर महिलाओं को हर आर्थिक काम, पैसे की जरूरत या किसी भी चीज के लिए पुरुषों पर निर्भर होना होता है, या किसी भी निर्णय को लेने के लिए उनको पुरुषों पर निर्भर होना होता है। पुरुष सत्तात्मकता में सामाजिक संगठनों द्वारा स्त्रियों को उपेक्षित या कम महत्व दिए जाने से उनकी अंतःक्रिया और पहचान दोनों बाधित होती हैं। मतलब इसके कारण क्या होता है कि महिलाओं में अपनी पहचान को लेकर उनमें संघर्ष चलने लगता है कि मेरी क्या पहचान है उन, ठीक। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि पुरुष सत्तात्मकता में सामाजिक संगठनों द्वारा, ये तो हो गया, वर्षों से चली आ रही पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण स्त्रियों में हीनता का भाव भर गया है। इस व्यवस्था के कारण क्या हो गया है, महिलाएं अपने आप को कमजोर समझती हैं, हीन समझती हैं और सोचती हैं कि वो किसी काम को करने के लायक नहीं है, या उनमें किसी काम को करने का भाव नहीं है, या कमजोर हैं, काम नहीं कर पाएंगी, बाहरी काम नहीं कर पाएंगी। इसकी भावना डाली किसने? इस व्यवस्था ने उसके अंदर, जिसके कारण उनके प्रति समान व्यवहार नहीं किया जाता है, कमजोर समझा जाता है, इसलिए उनके संग समान व्यवहार भी नहीं होता है। समाज में आर्थिक हित जिसके पास होते हैं उसी को समर्थ और सक्षम माना जाता है, अतः सामाजिक विकास की प्रक्रिया में स्त्रियां हाथ नहीं बटा पाती हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि जिसके पास पैसा और पावर होती है, चाहे समाज हो या परिवार हो, सभी जगह उसी की चलती है। तो अब जब फैमिली में पैसे की पावर और निर्णय लेने की क्षमता मेल्स के पास है, पुरुषों के पास है, महिलाओं के पास नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो अपने आप को असक्षम ही समझेंगी, समर्थ नहीं समझ पाएंगी किसी भी काम के लिए।
ठीक। तो क्या होता है, जो भी निर्णय ले रहे होते हैं या परिवार के विकास के लिए जो भी कोई काम करने होते हैं, उसमें स्त्रियों का हाथ वहां पर या स्त्रियों की भागीदारी वहां पर नहीं सुनिश्चित की जाती है। सिर्फ पुरुष ही वहां पर इस चीज का निर्णय करते हैं कि किस प्रकार से परिवार को आगे बढ़ाना है। तो इस प्रकार से किसी भी निर्णय में उनकी उपस्थिति को अनुपयोगी माना जाता है महिलाओं की। स्त्रियों को पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण पुरुषों के अधीन रहना पड़ता है, जिसके कारण वे सामाजिक अंतःक्रिया और अपनी पहचान बनाने के लिए पुरुषों की बराबरी नहीं कर पाती हैं। फिर इसके बाद क्या है कि स्त्रियों की शैक्षिक आवश्यकताएं जो होती हैं वो भी वहां पर पूरी नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण जो बालिकाएं हैं उनको क्या क्या चीजें फेस करनी होती हैं। वो निर्विद्यालीकरण, मतलब स्कूल में जा नहीं पाती हैं, या जाती हैं कुछ समय जाती हैं, उसके बाद उनकी पढ़ाई लिखाई बंद हो जाती है। छोटी उम्र में गई, मान लीजिए जब किशोरावस्था में आई तब उनका विद्यालय जाना बंद हो गया। तो इस प्रकार के कई प्रकार के अवरोधन उनकी शैक्षिक प्रणाली में ऐसी इस सत्तात्मक व्यवस्था में हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ जो पुरुष होते हैं उनका मानना होता है कि लड़की को ज्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं है, उसको ज्यादा ज्ञान या शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको पैसा नहीं कमाना है। इसके कारण क्या होगा, तो ये सब चीजें जो हो गई पितृसत्तात्मक व्यवस्था की, ये सब हो गए नेगेटिव पॉइंट्स कि, और ये जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं ये सिर्फ किस पर ज्यादा, मतलब नेगेटिविटी किस पर ज्यादा हो रही है इस व्यवस्था की, महिलाओं पर। इस व्यवस्था में जो भी कुछ खराब चीजें हैं उसका सामना स्त्रियां ही करती हैं, महिलाएं ही करती हैं, बालिकाएं ही करती हैं। ठीक इस प्रकार से करती हैं। ये सारे पॉइंट्स आपके संग हमने बता दिए। उसके बाद देखेंगे पुरुषत्व के गुण, यानी पुरुषों में जो खूबियां क्या क्या होती हैं। तो भारी आवाज होती है, उनमें श्रेष्ठता का भाव होता है, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनमें होती हैं, जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो बहुत ही जल्दी आते हैं पुरुषों में, फिर आवाज में भारीपन होता है। तो इस प्रकार की ये सारी खूबियां हो गई जो जो पुरुषों में खूबियां हमें देखने को मिलती हैं, कि सामवेगिक कठोरता तथा मानसिक रूप से दृढ़, मतलब इमोशनली रूप से कैसे होते हैं, कठोर या हार्ड होते हैं। मतलब जैसे महिलाएं होती हैं सामवेगिक रूप से थोड़ी कैसी होती हैं, इमोशनल होती हैं, उन्हें जल्दी ही रोना आ जाता है, पर पुरुषों में ये चीज हमें देखने को नहीं मिलती है। साथ ही निर्णय शक्ति का विकास भी पुरुषों का कैसा होता है, ज्यादा अच्छा होता है। पारिवारिक विषयों में भी हस्तक्षेप होता ही है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण तथा उनकी सुरक्षात्मक जिम्मेदारी की भावना। तो ये क्या होगा, पुरुषत्व के गुण। अब हम देखेंगे कि ऐसे में ही पितृसत्तात्मक व्यवस्था किन किन राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं पर नियंत्रण करती है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था को आप ऐसे भी मान ली सकते हैं कि इस व्यवस्था में पुरुषों का राज होता है। अब वो पुरुष हमारे फादर भी हो सकते हैं, दादा भी हो सकते हैं, पति भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी मेल गार्जियन। ठीक। तो वो लोग किस तरीके से, चाहे घर में हो, समाज में हो, या धार्मिक क्षेत्रों में है, या राजनीतिक क्षेत्रों में हो, किस तरीके से उनका कंट्रोल उस जगहों पर है, उस व्यवस्थाओं पर है। तो सबसे पहले इसमें पहला पॉइंट है परिवार। ठीक, ये पहला पॉइंट है आपका परिवार। परिवार में क्या होता है, परिवार जो समाज की बुनियादी इकाई है। ठीक, तो सबसे पहले तो हमें इसी पर ही पितृसत्तात्मकता व्यवस्था की एक, मतलब पूरी पूरी झलक देखने को मिलती है हमारी फैमिली से ही। सबको पता होता है फैमिली में पापा ही सब कुछ काम करते हैं, उन्हीं के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर परिवार के भीतर जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ठीक, नीचे की ओर बढ़ रहे हैं, तब हम देखते हैं कि वहां पर भेदभाव हमें देखने को मिलता है। कैसे, लड़कों को दबावकारी बनाने और रोक जमाने की सीख मिलती है, जबकि लड़कियों को दबने और भेदभाव स्वीकार करने की शिक्षा दी जाती है। हालांकि विभिन्न समाजों और परिवारों में पुरुष का नियंत्रण रूप और सीमा अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से गैर मौजूद कभी नहीं
होती है। मतलब कि सभी के परिवारों में आपको जो मेल्स हैं, उनकी जो रेगुलेशन पावर है वो सभी परिवारों में आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। कहीं कहीं उनकी जो कंट्रोल करने की जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा होती है, मतलब उनके बिना उस परिवार का एक पत्ता भी नहीं हिलेगा, सिंपल सी बात। ठीक। कहीं कहीं क्या होती है कि जो गार्जियन होते हैं, मेल गार्जियन होते हैं, वो थोड़ी छूट देते हैं महिलाओं को, जैसे पढ़ने लिखने की हुई, स्वयं से काम करने की हुई, आने जाने की हुई, समाज में अपनी पहचान बनाने की हुई। तो कहीं कहीं पर ये पुरुष गार्जियन जो है वो छूट भी देते हैं। तो मतलब, पर आप ये नहीं कह सकते हो कि पूरी तरीके से वो गैर मौजूद कभी नहीं हो सकते, या अपने परिवार को कभी ऐसे छोड़ नहीं सकते कि उस फैमिली मेंबर्स पर, उस पर्टिकुलर फीमेल फैमिली मेंबर्स पर उसका किसी भी प्रकार से हक ना हो, या किसी भी प्रकार से वो उसकी केयर ना करे, ऐसा वो कभी भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। फिर देखेंगे कि धर्म, धर्म से किस प्रकार अधिकांश आधुनिक धर्म पितृसत्तात्मक हैं, जो पुरुष प्रभुत्व को सर्वोपरि मानते हैं। ये पितृसत्ता को इस ढंग से पेश करते हैं कि जैसे वे ईश्वर की इच्छा है। मतलब सीधी सीधी सेंस है कि जितने भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च वर्च जो भी कुछ होते हों, वहां पे क्या होता है, वहां पर जो आपको वहां पे पूजा पाठ करने वाले लोग मिलेंगे, ये प्रेयर कराने वाले लोग मिलेंगे, वो सारे मेल्स ही होते हैं। पंडित हो गए, चाहे मौलवी हो गए, चाहे पादरी हो गए। तो इस प्रकार से जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, वहाँ का जो रूल्स और रेगुलेशंस जो फॉलो करवाए जाते हैं, जिस व्यक्ति के द्वारा फॉलो करवाए जाते हैं, वहां पर वो एक मेल ही व्यक्ति होता है, एक पुरुष व्यक्ति ही होता है। ठीक। तो ये तो हो गया कि किस प्रकार से धार्मिक संस्थाओं में या धार्मिक जगहों पर पुरुषत्व हमें देखने को मिलता है, या पुरुष सत्ता की व्यवस्था देखने को मिलती है। उसके बाद कानूनी व्यवस्था। अधिकांश देशों में कानूनी व्यवस्था पुरुष तथा आर्थिक रूप से सशक्त वर्ग की पक्षधर है। परिवार, विवाह और उत्तरदायित्व संबंधी कानून पितृसत्तात्मक संपत्ति नियंत्रण के साथ करीब से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हमारे कानून में भी लिखा हुआ है कि पिता की संपत्ति पे इसका अधिकार होगा, पुत्र का। अब आ गया है कि हाँ, नहीं, सभी बच्चों का अधिकार होगा, जितना पुत्र का होगा उतना पुत्री का भी होगा। अब आ गया है, पर ट्रेंड जो फॉलो करते आ रहे हैं सब परिवार में वो यही है कि जो पिता की संपत्ति होती है उस पर पुत्र का ही अधिकार होता है कानूनी रूप से। फिर आर्थिक व्यवस्था तथा आर्थिक संस्थाएं। पितृसत्तात्मक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पुरुष आर्थिक संस्थाओं, अधिकांश संपत्ति व आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखते हैं। मतलब कि अगर उनका घरेलू बिजनेस है या घरेलू कुछ भी प्रकार का कामकाज उनका चल रहा है, तो उसमें भागीदारी पुरुष वर्ग की ही ज्यादा होती है। और पैसों का लेन देन, संपत्ति का लिखा पढ़ी, या कोई भी प्रकार की जो इकोनॉमिकल गतिविधियां होती हैं, उस पर कंट्रोल जो होता है वो पुरुषों का होता है ज्यादा। ठीक। इस प्रकार से क्या हो गया कि जो जितनी भी मतलब चीजें हो गई, यहाँ तक कि जैसे महिलाएं अगर कुछ खर्च भी करती हैं, है ना, तो उसका हिसाब किताब भी उनको वहां पर पुरुषों को देना होता है। तो इस प्रकार से आर्थिक लेन देन, आर्थिक जिम्मेदारी किसकी हो गई? पुरुष की हो गई घर के। राजनीतिक व्यवस्था तथा संस्थाएं। तो इसमें भी देखो आप, राजनीतिक पार्टियां हो गई, चाहे मतलब किसी भी क्षेत्र में आप देख लो राजनीति के, वहां पर आपको पुरुष प्रधान समाज ही देखने को मिलेगा। ठीक है। मतलब पुरुषों का वर्चस्व वहां पर ज्यादा है। राजनीतिक व्यवस्था में भी, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे अपर मिनिस्ट्री, या कहीं पर भी हो, वहां पर पुरुषों का वर्चस्व हमें देखने को ज्यादा मिलता है। अब तो महिलाएं हैं वो भी मुखिया और सरपंच ये सब बनने लग गई हैं, पर पहले की जो व्यवस्था थी उसमें पुरुष प्रधान समाज का ही बोलबाला था। फिर हम देखेंगे जनसंचार माध्यम। वर्ग और जेंडर से जुड़ी विचारधारा फैलाने के लिए उच्च वर्ग व उच्च जाति के जो मेल्स होते हैं, उनके हाथ में जनसंचार माध्यम का एक बहुत मजबूत हथियार होता है। ठीक। फिल्मों से लेकर टेलीविजन, पत्रिकाएं, अखबार, रेडियो,
सभी जगह औरतों की घिसी-पिटी छवि को ही दर्शाया जाता है। पर आप देखेंगे कि वहाँ पर कभी भी मेल्स की घिसी-पिटी छवि आपको देखने को नहीं मिलेगी। किसकी छवि दर्शाई जाएगी? औरतों की ही। फिर लगातार इस कारण क्या होता है कि जब आप देखेंगे कि किसी की छवि को अगर आप मीडिया में खराब तरीके से दिखाएँगे, तो उस व्यक्ति की इमेज भी तो समाज में खराब ही बनेगी। अगर आप औरतों की इमेज अच्छी नहीं दिखाएँगे मीडिया के थ्रू, तो लोग वैसा ही अगर आप तो दिखा रहे हैं एक फीमेल पर्सन की वहाँ पर इमेज, पर जैसी आपने इमेज या जैसा चरित्र आपने मीडिया के थ्रू उस औरत का दिखाया, तो होता क्या है कि सभी समाज की सभी महिलाओं को उसी तबके में देखने लगते हैं या उसी तराजू में तौलने लग जाते हैं। तो जैसा मीडिया के थ्रू दर्शाया जाता है या दिखाया जाता है एक पुरुष की भूमिका को या महिला की भूमिका को, उसी तरीके से समाज उसको फ़ॉलो करने लग जाता है या उससे जुड़ा उसको अपने में उतारने की कोशिश करने लग जाता है। तो ये भी फैक्टर हो गया कि मीडिया में भी आपको किसका रोल ज़्यादा देखने को मिल रहा है पुरुष समाज का। फिर शिक्षण संस्थाएँ और ज्ञान व्यवस्थाएँ। यहाँ पर भी आप देखिए शिक्षक हो गए या शिक्षिकाएँ हो गई मतलब मेल फीमेल दोनों प्रकार के टीचर हो गए। वहाँ पर भी आप देखिए तो मेल टीचर्स का दबदबा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। साथ ही वो क्या करते हैं कि कक्षा में भेदभाव भी थोड़ा कर देते हैं कि लड़कों को अलग बिठा देंगे, लड़कियों को अलग रूम में बिठा देंगे। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि आप पूरी व्यवस्था को बना रहे हैं। भेदभाव आप ही करवा रहे हैं कि लड़कियां अलग बैठेंगी, लड़कियां अलग बैठेंगी, इनकी शिक्षा थोड़ी अलग तरीके से होगी, लड़कों की थोड़ी अलग तरीके से होगी, है ना? लड़कियों को जो चीजें सिखाई जाएंगी वो लड़कों को नहीं सिखाई जा सकती हैं या लड़कों को जो चीजें सिखाई जा सकती हैं वो लड़कियों को नहीं दे सकते हैं ज्ञान उस चीज का। तो ले दे के क्या हो गया कि जो शिक्षा है वो पुरुषों द्वारा नियंत्रित होने तथा पितृसत्ता के पक्ष में निर्मित होने के कारण औरत और मर्द की सोचने और समझने के तरीकों में भी भिन्नता पैदा कर देती है। शिक्षा से ही भिन्नता आ गई क्योंकि आपने उस प्रकार की शिक्षा बच्चों को दी, जिससे स्त्री व पुरुष अलग-अलग ढंग से व्यवहार करते हैं, सोचते हैं और अलग-अलग उनकी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। क्योंकि उन्हें भेदभावपूर्ण पुरुष ठीक और नारीत्व का सोच सिखलाई गई है। उनको बताया गया है कि आप पुरुष हैं तो आपकी ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सब आपके व्यवहार होने चाहिए। आप नारी हैं तो आपकी ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आपकी इस प्रकार के व्यवहार होने चाहिए। तो ये सिखा दिया किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। उसके बाद हम देखेंगे ये तो हो गई पितृसत्तात्मक व्यवस्था। अब हम देखेंगे मातृसत्तात्मक व्यवस्था। ये भी व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, पर ये हमारे एरिया में या हमारे कई जो राज्य हैं उसमें आपको पितृसत्तात्मक ही देखने को मिलेगी। पर हमारे भारत में ही एक जो राज्य है मेघालय, वहाँ की जो पूर्वोत्तर राज्यों में से एक मेघालय जो जगह है वहां पर क्या है आपको मात्रात्मक समाज या मात्रात्मक व्यवस्था देखने को मिलेगी। क्या होती है व्यवस्था? इस व्यवस्था में जो घर की जिम्मेदारियां होती हैं वो महिलाओं के पास होती हैं। उसमें जो उनकी सबसे बुजुर्ग महिला होगी उस परिवार की, उसके हाथ में उस पूरी परिवार की कमान होती है। मतलब वो ही पूरे निर्देश देती है, उसकी बातों को परिवार के अन्य सदस्य चाहे वो मेल हो या फीमेल सभी उस महिला की बातों को मानते हैं। ठीक? आमतौर से मातृवंश व्यवस्था में जो कुल है यानी जैसे अभी हमारे समाज में क्या है कुल का नेतृत्व कौन करता है, कुल को आगे कौन बढ़ा रहा है? पुत्र। पर इनकी मातृ सत्तात्मक व्यवस्था में क्या होता है, कुल को आगे बढ़ाने का दायित्व पुत्रियों के ऊपर यानी लड़कियों के ऊपर होता है और परिवार का नेतृत्व उस परिवार में पैदा हुई सबसे अधिक उम्र की महिला करती है। सिंपल सा है मातृ सत्तात्मक व्यवस्था की, ये माता के द्वारा संचालित व्यवस्था है। इसमें पुरुष का जो स्तर होगा जैसे उसमें महिला निचले स्तर पर थी तो इसमें पुरुष निचले स्तर पर होगा। यहाँ सारी चीजों के फैसले उत्तरदायित्व सभी प्रकार के काम महिलाओं के द्वारा किए जाएंगे। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कि जो मेघालय है वहां पर मातृ सत्तात्मक व्यवस्था आज भी कायम है। वहां का एक खासी समुदाय है, वहां पर महिलाओं को ये सब अधिकार दिए गए हैं और वहां की जो उस परिवार की जो बुजुर्ग महिला होती है वही पूरे परिवार का पालन पोषण करती है।
उसके अंदर पुरुष भी काम करते हैं। इस व्यवस्था में क्या होता है कि जो संपत्ति होती है उसका हक माँ के बाद, ठीक है, माँ के पास होता है, और माँ के बाद वो हक किसको मिलता है? बेटी को, बेटे को नहीं मिलता है। फिर वहां पर समाज में महिलाओं का शासन होता है। इस व्यवस्था में महिलाओं को एक विवाह या बहु विवाह यानी कई विवाह वो कर सकती हैं, इसकी मंजूरी उनको होती है। जैसे पितृसत्ता में क्या होता है कि पुरुष तो 1 से 2 3 विवाह कर सकते हैं, पर महिलाओं को इजाजत वहां पर नहीं है। पर इनके समाज में क्या है कि यहाँ पर महिलाओं को छूट है कि वो एक विवाह या बहु विवाह कर सकती हैं। इस व्यवस्था में शादी विवाह आदि निर्णय या कोई भी बड़ा निर्णय जो परिवार का होता है, उसको लेने का हक सिर्फ किसको होता है? घर की महिला सदस्य को होता है, जो मुख्य सदस्य होती है घर की। मातृ सत्तात्मक व्यवस्था में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था पर महिला मुखिया का हक होता है, उसकी प्रभाविता होती है। ठीक, तो मतलब घर के जितने भी काम है, चाहे वो सोशल हो, चाहे घर के काम किसी पॉलिटिकल फील्ड से जुड़े हुए हों, चाहे इकोनॉमिकल फील्ड से जुड़े हुए हों, उसमें सभी प्रकार के डिसीजन कौन लेगा? घर की महिला सदस्य या महिला मुखिया लेगी। उसी पर वही वो डोमिनेंट कौन है वहां पर? महिला है। इसमें वुमन के पास ही सारी निर्णय लेने की पावर्स होती है, मतलब वुमेन्स आर द डिसीजन मेकर इस वाली मातृसत्तात्मक व्यवस्था में। फिर इसके बाद है आपका नारीत्व यानी फेमिनिज्म। ये क्या होता है? तो ये जो वर्ड, जैसे जेंडर वर्ड निकल कर आया है ना, वैसे ही ये फेमिनिज्म वर्ड भी निकल कर आया है, और ये आया है पितृसत्तात्मक व्यवस्था के विरोध के कारण। पुरुषों के बराबर स्त्रियों के अधिकारों के समर्थन से उत्पन्न हुए सामाजिक आंदोलन को नारीवाद यानी फेमिनिज्म कहा जाता है। ये चीज है फेमिनिज्म। कहाँ से आई, कैसे आई? कि जो पुरुष व्यवस्था है, पुरुष प्रधान समाज है, उसके जो पुरुषों के अधिकार हैं, उन सब के विरोध में उत्पन्न हुआ है, या विरोध जो आंदोलन हुआ उनके विरोध में, उसके कारण ये अवधारणा आई, नारीवाद की अवधारणा आई। यह एक ऐसा विचार है जो स्त्री पुरुष के बीच समानता को अस्वीकार कर असमानता यानी इनइक्वलिटी को अस्वीकार कर नारी के बौद्धिक और व्यवहारिक रूप में सशक्तिकरण पर बल देता है। इसके बारे में अब कल चर्चा करेंगे, टाइम आउट हो जाएगा। यह लैंगिक भेदभाव को अस्वीकार करता है। इस विचारधारा की उत्पत्ति मुख्यतः पितृसत्तात्मकता के विरोध स्वरूप उत्पन्न हुई है। सीधी सी बात लास्ट में लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है कि इस विचारधारा की उत्पत्ति मुख्यतः पितृसत्तात्मकता के विरोध स्वरूप उत्पन्न हुई है। नारीवाद यानी फेमिनिज्म की अवधारणा समझ लेते हैं। यह स्त्री पुरुष समानता को प्रतिपादित करने वाली विचारधारा है। देखिए, नारीवाद ये नहीं कहता है कि पुरुषों को निचले स्तर पर रखना है या पुरुषों को उनके हक प्रदान नहीं करना है, नहीं। ये सिर्फ ये कहता है, नारीवाद ये ऐसी विचारधारा है जो ये मानती है कि स्त्री पुरुष से किसी मायने में भी कमजोर नहीं है, अतः उसे पुरुषों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए। वो पुरुषों के अधिकारों के खिलाफ नहीं है, सिर्फ ये कह रही है ये विचारधारा कि स्त्री और पुरुष चाहे वो समाज में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे राजनीति में हो या आर्थिक स्तर पर हो, कहीं पर भी हो, वो सभी लोग बराबर हैं। वहां पर ना स्त्री का जो वो ऊंचा ऊंचा कद है या फिर पुरुष का कद ऊंचा है, ऐसा नहीं है। इस भावना में दोनों को सिमिलर ही बताया